बस कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने सबसे पहले सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का बताया था, जिसमें आपको इंसुलिन का बताया था। उसके बाद हमने इंट्रामस्कुलर देखा। आज हम देखते हैं इंट्रावेनस के आईवी इंजेक्शंस कैसे लगाते हैं और वो क्यों लगाते हैं हम। इंट्रावेनस आईवी थेरेपी टेक्निक कि आईवी थेरेपी टेक्निक क्या होती है। गिविंग द लिक्विड सब्सटेंसेस डायरेक्टली इनटू अ वेन। हम जब भी कोई देते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन वगैरह देते हैं या कोई ड्रिप्स वगैरह देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। जो ड्रिप जाती है, इंजेक्शन जाता है, उसके दो तरह के होते हैं। इंटरमीडिएट जो कि हम डोज बाय डोज देते हैं, लाइक अगर मॉर्निंग में किसी को कोई इंजेक्शन लगना है तो वो एक इंजेक्शन लगा, ख़त्म। उसके बाद दोपहर में लगा, रात में लगा, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कि हमने टाइमली जो डोज देनी थी वो डोज दे दी और ख़त्म। लेकिन कंटिन्यूस का होता है इंट्रावेनस ड्रिप, जो कंटिन्यूस एक ड्रिप जा रही है आपके इसके थ्रू, वेन के थ्रू, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस इंट्रावेनस ड्रिप। कि मॉर्निंग में भी एक ड्रिप चल रही है, इवनिंग में भी एक ड्रिप चल रही है, आफ्टरनून या रात में कोई ड्रिप चल रही है, जिसको हम कहेंगे कि ड्रिप कंटिन्यूस चलिए, राउंड द क्लॉक जो भी ड्रिप चल रही है उसको हम कहेंगे कॉन्टीन्यूस ड्रिप। फास्टेस्ट वे टू डिलीवर फ्लूइड्स एंड मेडिकेशन थ्रू आउट द बॉडी। इंजेक्शंस के फॉर्म में जो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं उससे ज़्यादा फास्टेस्ट वे ये है इंट्रावीनस, जो कि डायरेक्टली हम ब्लड बॉडी में हम मेडिसिन हम पहुंचा सकते हैं। ये फास्टेस्ट वे है। कोई भी फ्लूइड, अगर कोई पेशेंट हाइपो में गया हुआ है, लाइक हाइपो मतलब उसकी शुगर लेवल लो हुआ हुआ है या इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, कुछ भी ब्लड प्रेशर बहुत डाउन किया और हमें कोई वो पर ओरल कुछ नहीं ले रहा, तो और हमने एज़ सून एज़ पॉसिबल हमने जो मेडिकेशन है वो हमने उसकी बॉडी में पहुंचानी है, तो ये फास्टेस्ट वे है। इसके थ्रू हम पेशेंट की मेडिकेशन उसको दे सकते हैं। पर्पस ऑफ आईवी थेरेपी, क्या पर्पस होता है, क्यों हम देते हैं, इसके मल्टीपल मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। टू सप्लाई फ्लूइड व्हेन पेशेंट आर अनएबल टू टेक इन एडिक्वेट वॉल्यूम्स ऑफ फ्लूइड बाय माउथ। अब एक इंसान को कितनी खुराक चाहिए होती है, कितनी एनर्जी चाहिए होती है पूरे दिन में, जिसकी वजह से वो अपनी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर सके। वो अगर वो उस तरीके से नहीं ले रहा, बाय माउथ नहीं ले रहा, लाइक कुछ भी लेता है वॉमिट हो जाता है या माउथ अल्सर्स हैं, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है जिससे वो बाय माउथ वो अपनी एनर्जी नहीं ले पा रहा, बाय माउथ नहीं ले रहा वो, या वो इतना इल है, इतना बीमार है कि वो बाय माउथ कुछ नहीं ले पा रहा, जैसे लाइक अनकॉन्शियस है पेशेंट, कोमा में है, तो भी हमने प्रेफर यही करना है कि हम इंट्रावीनस ड्रिप के ज़रिए उसको ये एनर्जी, ये मेडिसिन दे सकें। टू प्रोवाइड साल्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स नीडेड टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। किसी पेशेंट में वॉमिटिंग की वजह से या डायरिया की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुए हुए हैं और वो कुछ भी ले नहीं पा रहा, कुछ भी खाता है तो वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए भी हमने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए हैं, बैलेंस करने के लिए हमें ड्रिप देनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। टू प्रोवाइड ग्लूकोज डेक्सट्रोज द मेन फ्लूइड फॉर मेटाबॉलिज्म। हम अक्सर आपने सुना होगा कि हम ये कहते हैं कि बॉडी की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। इवन हमारा माइंड जो है, जो ब्रेन है, वो भी कोई एक्टिविटी यूज़ करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ब्रेन का ग्लूकोज हमें डेक्सट्रोज बहुत ज़रूरी होता है। हमारे समझे कि हमारे मेटाबॉलिज्म का ये फ्यूल है, उसको भी डेक्सट्रोज हम ड्रिप की फॉर्म में ही देते हैं, जो कि इंट्रावीनस ही देनी होती है। टू प्रोवाइड आईवी मेडिकेशन, आईवी मेडिकेशन लाइक कोई भी पेशेंट बीमार है, उसको मेडिकेशन जा रही है, आईवी इंजेक्शन जा रहा है, कोई भी आईवी इंजेक्शन हैं वो तो फिर जो प्रिस्क्राइब एज अ प्रोवाइडर डॉक्टर से जो भी प्रिस्क्राइब हुआ है वो इंजेक्शन तो इंट्रावीनस ही जाएंगे। टू इस्टेब्लिश अ लाइफ लाइन फॉर रैपिडली नीडेड मेडिकेशन। लाइफ लाइन, कोई पेशेंट ट्रॉमा में है, एक्सीडेंट में है, या कोई भी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है जिसमें कि हमें फिर आईवी लाइन मेंटेन करनी होती है कि लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होती हैं वो फ़ौरन से देने के लिए, ताकि पेशेंट को हम रिवाइव कर सके, उसको कॉन्शियस कर सकें। प्रेपरेशन, इसको बनाना कैसे होता है, हम कैसे प्रेपरेशन करते हैं इसकी। रिव्यू फिजिशियंस ऑर्डर, कि जो भी आपको आपके सीनियर ने, आपके प्रोवाइडर ने, डॉक्टर ने, फिजिशियन ने ऑर्डर्स किए हुए, सबसे पहले उसको देखें कि कौन सी डोज़ किस पेशेंट को देनी है, कितने बजे देनी है, कैसे देनी है और कितनी डोज़ देनी है।
लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो तो उसमें आपने गौर से देखा तो मैंने 5 राइट्स बताए थे कि राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट रूट, राइट डोज, और वो आपने देखना है कि वो आपने कैसे उनको फॉलो करना है टाइम एग्जैक्टली। सेकेंड है ऑब्जर्व हैंड हाइजीन प्रोसीजर्स। हमने सबसे कोई भी मेडिकल का प्रोसीजर हम करते हैं, कुछ भी करते हैं, इवन अपने आम रूटीन में भी सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हम यही कहते हैं कि हैंड वॉश लाजमी है। उसी तरह हमारी मेडिकल फील्ड में भी ये लाजमी होता है कि कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स, जो भी प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं उसको फॉलो करते हुए। देन थर्ड वन, गैदर इक्विपमेंट। आपने ट्रे तैयार करनी है, कोई भी प्रोसीजर करें, लाइक आप आईवी कैनुला लगा रहे हैं, जिसे हम आईवी कैथेटर भी बोलते हैं, आईवी कैनुला लगा रहे हैं, लाइक कि मैंने जो ट्रे बनाई है, आपने ये ट्रे बनानी है जिसमें ग्लव्स आपने रखने हैं। स्टिकिंग आप तो यहाँ तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एक ये बनी आती है कैनुला फिक्सेशन इसको हम बोलते हैं। इसको मैं अभी ओपन नहीं करी, आप शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये ऑलरेडी बस एक बनी बनाई आती है, जैसे कैनुला आप लगाएं उसके ऊपर ये आप पेस्ट कर सकते हैं। आपके पास पेशेंट की वेन असेस करने के लिए आप अपने पास कैनुलाज रखें। मैंने आपको आगे बताती हूँ आगे किस किस गेज के किस किस नीडल के कैनुलाज होते हैं। ये मेरे पास 3 इस वक्त पड़े हुए हैं, येलो, पिंक एंड ब्लू। हमने कलर्स के लिहाज से इनके गेज नोट किए हुए हैं। अल्कोहल स्वैब्स आपके पास होने चाहिए, सनी प्लास्ट होना चाहिए, टॉर्निकेट होना चाहिए, और अगर आप चाहें कि अल्कोहल स्वैब नहीं है तो आप पायोडीन भी इसमें रख सकते हैं। फोर्थ वन, पेशेंट असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। पेशेंट के असेसमेंट और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन का मतलब है कि पेशेंट को पहले आपने जाके असेस करना है। बहुत फंसी पेशेंट्स भी होते हैं, उस लिहाज से आपने अपना टेम्परामेंट भी रखना होता है, आपने पेशेंट को कैसे डील करना है, और पेशेंट की कंसेंट लेनी है कि उसको इन्फॉर्म करना है कि हम आपको कैनुला लगाने लगे हैं, या हम आपको ड्रिप लगाने लगे हैं, या इंजेक्शन लगाने हैं, ताकि पेशेंट भी मेंटली प्रिपेयर हो। साइट सिलेक्शन एंड वेन डायलेशन। आपने साइड सिलेक्शन करनी है कि राइट हैंड पे लगाना है, लेफ़्ट हैंड पे लगाना है, बाजू पे लगाना है, एक्सट्रीमिटीज़ देखनी है कि किस जगह के उस पर वेन डायलेट हुई हुई है, या वेन इजीली एक्सेसिबल है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, ना तो पेशेंट को इतनी पेन हो और ना आपको प्रॉब्लम हो, तो आप इजीली लगा सकें। वेन डायलेशन कैसे करनी है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है? वेन डायलेशन टेक्निक्स, टॉर्निकेट। आपने टॉर्निकेट में, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये ट्रेड में देख लें, दिस इज़ टॉर्निकेट। आपने इसको यूं पेशेंट के हाथ में यूं फिक्स करना है, और ये कितना फिक्स करना है, कितना ऊपर करना है, कितना नीचे करना है, ये आपको बताती हूँ। प्लेस 6 to 8 इंचज़ अबव द वेनिपंक्चर साइट। वेनिपंक्चर का मतलब है कि जहाँ पे आपने कैनुला लगाना है उसको हम कहते हैं वेनिपंक्चर। पंक्चर का मतलब होता है पिन करना, और साइड का मतलब जगह, कि आपने वेनिपंक्चर कहाँ करना है, वहाँ से 6 to 8 इंच ना आपने अबव रखना है। इफ़ बीपी हाई मूव फर्दर फ्रॉम वेनिपंक्चर साइट, इफ़ बीपी लो मूव एज क्लोज एज पॉसिबल। अगर तो लेट्स सपोज के यहाँ ये साइट है, ठीक है, दिस इज़ योर बाजू है, यहाँ पे आपको वेन सही लग रही है कि ये वेन ठीक है, यहाँ से ना अगर तो पेशेंट का बीपी लो है तो आपने जितना एज पॉसिबल एज पिता के नज़दीक रख सकें, आप यहाँ पे टॉर्निकेट कर लें, ठीक है, इतना सा डिस्टेंस इसमें हो। लेकिन अगर किसी पेशेंट का बीपी बहुत हाई है तो कोशिश करें जितना भी 6 to 8 इंचज़ आप अबव टॉर्निकेट बांध सकें, उतना ज़रूरी है, उतना बेहतर होगा वेन की डायलेशन के लिए। बीपी लो होगा तो हमने नीचे करना है, बीपी हाई होगा तो हमने ऊपर करना है। ग्रेविटी, पोजीशन द एक्सट्रीमिटी लोअर देन हार्ट। अच्छा, हमने आप ग्रेविटी की अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें यही होता है कि जो चीज़ जिस तरह फॉल में नीचे होती है, फ्लो उस तरफ ज़्यादा होता है। अगर आपने अपने पेशेंट को आपने बिठाया हुआ है और पेशेंट के जो जिस बाजू पे आप कैनुला लगाने लगे हैं वो उसके हार्ट के लेवल से बहुत ऊंचा है, तो वो ग्रेविटी उस तरीके से नहीं होगी, ग्रेविटी लेवल हाई होगा, तो आपको जो वेन डायलेशन में प्रॉब्लम होगी। पेशेंट को आप इजीली रिलैक्स करके बिठाएं, और उसका जो जहाँ पे आपने कैनुला लगाना है बाजू हार्ट के लेवल से नीचे होना चाहिए, ताकि फिर ग्रेविटी लेवल बराबर हो और आपकी वेन डायलेशन में इजीली आप कैनुला लगा सकें। फिस्ट क्लेंचिंग, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू ओपन एंड क्लोज हिज। आपने ये तो हमारी प्रैक्टिस में होता है कि हम पेशेंट से कहते हैं कि अपनी हाथ मुट्ठी को खोले और बंद करें, ठीक है, इसमें वेन डायलेशन में इजी होता है।
टैप वेन, फ्लिक द वेन, दिस रिलीजेज हिस्टामिन्स beneath the skin and causes dilation, don't slap the vein। हम अक्सर पेशेंट्स को कहते हैं कि जैसे ही हमने ये किया तो हम एक दो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड हम स्लैप करते हैं। डोंट डू दिस, आपने स्लैप नहीं करना, आपने फ्लिक करना है, ठीक है। ऐसे फ्लिक करेंगे तो हमारी स्किन के नीचे जो हिस्टामिन होते हैं वो हमारी जो वहाँ की वेन होगी उसको डायलेट करेगा। ऐसे नहीं करना क्योंकि जो भी कैपिलरीज होंगी वो डैमेज होने का और वो ब्लीडिंग स्टार्ट होने का ख़तरा होगा। अगर इनसे भी नहीं हो रहा, कोई भी पेशेंट की वेन्स बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुई हुई हैं, तो इनसे भी नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, वार्म कंप्रेस 10 मिनट मैक्सिमम। आपने कोई भी ना कोई कपड़ा नीम गर्म पानी से वो करना है, डिप करना है पानी, गर्म पानी लेके ना उसे डिप करके गर्म करके तो आपने उस जगह पे 10 मिनट्स के लिए रखना है। हीट से भी वेन की डायलेशन होगी। अगर उससे भी नहीं हो रहा, लास्ट में आप ब्लड प्रेशर कफ इन्फ्लेट टू 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आपने जहाँ पे लाइक जैसे ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे आपने कैनुला लगाना है तो आपने ना यहाँ पे अपना कफ ना लगा देना, बीपी कफ, जो कि 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक आपने इन्फ्लेट करना है। 30 तक करेंगे तो आपकी यहाँ की जो वेन्स जो भी यहाँ पे वेन्स होंगी ना वो इन्फ्लेट हो जाएंगी। आपको इजीली कैनुला लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली कैनुला आप लगा सकेंगे। टिप्स फॉर सिलेक्टिंग वेन्स। हम वेन सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी टिप्स को यूज़ करते हैं। सूटेबल वेन शुड फील रिलेटिवली स्मूथ एंड पल्पेबल। हम अक्सर अगर कुछ पेशेंट्स की हमें फील नहीं, मतलब ऐसे इन्फ्लेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट हम पेशेंट से कहते हैं कि फिस्ट बनाएं और हम एक दो दफ़ा ऐसे करते हैं, स्लैप नहीं करना, फ्लिक करते हैं तो वेन सामने आ जाती हैं, पल्पेबल भी होती हैं। जैसे अभी मेरी तो खैर पल्पेबल नहीं हो रही, बट कुछ पेशेंट्स की होती हैं, आपको ये नज़र आना शुरू हो जाती हैं। स्टार्ट विद डिस्टल वेन्स एंड वर्क प्रॉक्सिमिलिटी। डिस्टल का मतलब होता है कि हमने स्टार्ट यहाँ से लेना है, उसके बाद प्रॉक्सिमल के ऊपर जैसे जैसे अगर आपको यहाँ पे कोई नहीं मिली तो आप यहाँ पे देख लें, यहाँ नहीं मिली तो हम आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि नीचे हाथ की वेन्स थोड़ी बारीक होती हैं। जैसे ही हम बाजू की तरफ आते हैं तो वेन्स मोटी वाली वेन्स आपको नज़र आ जाती हैं। अवॉइड बम्पी वेन्स। जहाँ पे आपको फील हो, लाइक ये अगर आपको कोई वेन है, यहाँ पे आपको लग रहा हो कि कोई बम्प बना हुआ है, यहाँ ये बहुत हार्ड है, तो अवॉइड करें, वो वेन सेलेक्ट ना करें कैनुला के लिए। वेन्स विल बी डिफ़िकल्ट टू स्टेबलाइज इन अ पेशेंट हु हैज़ रिसेंटली लॉस्ट वेट। जो पेशेंट जो अभी लोग डाइट होते हैं, डाइट पे होते हैं, डाइटिंग उन्होंने की हुई थी, रिसेंटली उन्होंने डाइट करके अपना वेट कम किया हुआ होता है, तो उनमें आपको इतनी इजीली वेन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उनकी जो स्किन की रिसेंटली जो स्किन के नीचे फैट होती है ना, वो उन्होंने कम की हुई होती है थ्रू डाइट, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उनमें ये सारी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्लेरोटिक वेन्स आर कॉमन अमंग मार्कोटिक एडिक्ट। जितने भी एडिक्शन वाले पेशेंट्स होते हैं, जो एडिक्ट्स होते हैं, उनमें भी आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा लगा के नशे के ऑलरेडी वो सब कुछ अपनी वेन्स को बर्बाद किया हुआ होता है। अब हमने साइज़ देखने हैं, कलर, और जैसे मैं अभी आपको बताया कि गेज हमने देखने हैं कौन कौन सा साइज़ होता है, कलर होता है, रिकमेंड यूज़ किस लिए होते हैं। 14 गेज विच इज़ ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का होता है इन मैसिव ट्रॉमा सिचुएशंस। ये हमारे यहाँ पे इसमें ये है कि जितना गेज छोटा होता जाएगा, कैनुले का साइज़ या कैथेटर का साइज़ बड़ा होता जाएगा। 14 गेज सबसे बड़ा कैनुला होता है, ये ऑरेंज कलर में होता है। बहुत बड़ा कोई ऐसा पेशेंट आ गया जो एक्सीडेंट केस आ गए हैं और हमें मल्टीपल फ्लूइड्स एक साथ चलाने हैं, जिसमें पेशेंट को फ़ौरन से हाइड्रेट करना है, फ्लूइड ज़्यादा चलाने हैं, तो हमें फिर ये यूज़ करते हैं हम। 16 गेज ये ग्रे कलर का होता है। ट्रॉमा सर्जरीज मल्टीपल लार्ज वॉल्यूम इन्फ्यूजेंस, हमने बोलस देना है। 16 गेज ग्रे कलर का, कोई पेशेंट ट्रॉमा में है, सर्जरी में है, सर्जरीज उसकी होनी है और हमने मल्टीपल फ्लूइड्स देने हैं, या हमने बोलस देना है। जैसे लाइक हमने कह रहे हैं कि 500 ml या 1000 ml एक फ़ौरन से चला जाए पेशेंट की बॉडी में, तो उसको बोलस कहते हैं कि हमने वो वॉल्यूम इन्फ्यूजन देना है, तो उसमें भी हम ये लार्ज गेज यूज़ करेंगे। 18 गेज ये ग्रीन कलर का होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और लार्ज वॉल्यूम इन्फ्यूजन, अगर हमने वही के लार्ज वॉल्यूम इन्फ्यूजन देना है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, तो उसके लिए भी हम प्रेफर करेंगे 18 गेज का कैनुला हो।
20 गेज ये पिंक कलर का होता है, मल्टीपर्पज़ IV फॉर मेडिकेशंस, हाइड्रेशंस, रूटीन थेरेपीज। रूटीन में जो पेशेंट हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी वेन्स इतनी नॉर्मली इतनी ही इन्फ्लेट हुई होती हैं, जिसमें जैसे ये लाइक हाँ ये पिंक कलर का देखें, पिंक कलर है, इसका यहाँ पे गेज आपको नज़र आ जाएगा, देखते हैं हम अब यहाँ पे ना वैसे आप ये पिंक कलर 20 गेज का होता है, जो कि आम मेडिकेशन जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि इंटरमीडिएट जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर मॉर्निंग की कोई डोज लगनी है, मॉर्निंग के इंजेक्शन लगने हैं, मॉर्निंग की डोज मेडिकेशन के लिए ना यूज़ करते हैं हम। 22 गेज विच इज़ ब्लू ये है, ये 22 गेज का होता है, ठीक है। इसमें आपने ये कलर से याद रखना है, कलर से आपने क्योंकि कहीं पे भी देखेंगे तो वहाँ पे आपका यही हर एक का वो प्रायोरिटी होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं। मोस्ट कीमो इन्फ्यूजन पेशेंट विद स्मॉल वेन्स, एल्डरली और पीडियाट्रिक पेशेंट्स, जो जीरियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, बूढ़े होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनकी वेन्स ज़रा बारीक होती हैं, तो उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। जो कीमो के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। लास्ट में सबसे छोटा ये है 24 गेज का, ये तो हम जो है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल वेन्स होती हैं, जिनकी जैसे जीरियाट्रिक पेशेंट जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी ऐसे फ्रेजाइल स्किन होती है ना, और वेन्स भी ऐसी ही होती हैं। एल्डरली पीडियाट्रिक पेशेंट्स जो होते हैं, छोटे बच्चों में और बूढ़ों में हम प्रेफर 24 गेज का ही करते हैं, ताकि छोटी वेन्स है तो ईज़िली कैनुला लग भी जाए और ड्रिप और मेडिकेशन उनको चली जाए। कलर इसका भी देख लें, ये देखें येलो कलर, ठीक है। ये ऊपर इसका स्टॉपर है, जिसके हम स्टॉपर भी बोलते हैं और इसकी कैप भी बोलते हैं। जब हम जैसे ही लगा लेते हैं वो आगे मैं आपको बताती हूँ, फिर वो ये कैप लगानी होती है। डॉन योर ग्लव्स, ग्लव्स मस्ट बी वॉर्न टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट विद पेशेंट्स ब्लड। हम कैनुला लगा रहे हैं तो डेफिनेटली पेशेंट्स का ब्लड तो निकलेगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट का ब्लड ना निकले और ना ही पॉसिबिलिटी हो कि आपके हैंड्स कॉन्टेमिनेट हो। लेकिन इस सब के से बचने के लिए यू हैव टू वियर योर ग्लव्स, जो कि लाजमी है स्टेरिलाइजेशन के लिए भी। इफ़ रिस्क ऑफ ब्लड स्प्लैटर इज़ हाई एज इन एजिटेटेड पेशेंट, फेस एंड आई प्रोटेक्शन शुड ऑल्सो बी यूज्ड। ऑब्जर्व प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रोसीजर बिफोर पुटिंग ऑन स्टेराइल ग्लव्स। कुछ पेशेंट्स बहुत ऐसा हो मतलब ये देखा गया है प्रैक्टिस में, कुछ बहुत ज़्यादा फंसे पेशेंट्स होते हैं जो कि जिनको मेडिकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, बट वो हमें कंसेंट नहीं दे रहे होते कि उनका मेडिकेशन दी जाए, लेकिन मेडिकेशन बहुत ज़्यादा देना उनको ज़रूरी होता है। ऐसे पेशेंट्स को हैंडल करना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमें ये भी हो सकता है कि कैनुला लगाते हुए ब्लड आए, तो उसके लिए आपने सबसे पहले से अपनी प्रिपरेशन करके रखनी है। ये मैंने शील्ड सामने रखी थी, ऐसे शील्ड का ना आपने यूज़ करना है, ठीक है। इसमें मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी होगा, लिंक में सेंड कर दूँगी कि इसको कैसे वियर करते हैं और क्या क्या इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये आप लाजमी पहने जहाँ पे आपको लगे कि अगर ब्लड से कंटेमिनेट आप हो सकते हैं, आपकी आँखों को बचाने के लिए, फेस को बचाने के लिए। साइट प्रिपरेशन, अप्लाई एंटी माइक्रोबियल सोल्यूशन वर्किंग फ्रॉम center outward in a circular motion for 2 to 3 inches for 20 seconds. Use enough friction, pyridine or 70% isopropyl alcohol. साइड प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, लाइक यहाँ पे आपने ये बाजू है, ठीक है, यहाँ पे आपने डिसाइड किया कि यहाँ पे आपने कैनुला लगाना है, ये वो पॉइंट है। तो आप जब अल्कोहल से इसको साफ़ करेंगे तो यहाँ से साफ़ करके आपने ये यूँ राउंड द वे यहाँ पे लेके आना है। दोबारा इसको साफ़ करते हुए ऐसे साफ़ करके दोबारा उसी जगह पे नहीं लेके आना। ऐसे ये पॉइंट है, साफ़ करते हुए ऐसे आपने साइड्स पे साफ़ करना है, ठीक है, ताकि जो यहाँ से आपने क्लीन जगह किया यहाँ के जो जर्म्स वापस यहाँ से वापस यहाँ पे ना जाएं। ये पॉइंट है, आपने यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ आना है। ये पॉइंट है, यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ आना है। 2 to 3 इंचज़ के फासले पे आपने मतलब इसके ना 2 to 3 इंचज़ के जगह जो है आपने क्लीन करनी है और 20 सेकंड तक करनी है। और यहाँ इतना लाइट हैंड नहीं रखना, आपने थोड़ी सी यूज़ इनफ फ्रिक्शन थोड़ी ज़ोर से करना है, ताकि वहाँ के जो जितने भी वायरस बैक्टीरियाज वगैरह ना वो क्लीन हो सकें। और आप पायोडीन भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया ट्रे में, मैंने आपको बताया कि अल्कोहल स्वैब्स वगैरह आपने रखने हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
इंसर्शन ऑफ कैथेटर इनटू वेन, हम कैथेटर भी बोलते हैं, कैनुलास भी बोलते हैं आम प्रैक्टिस में। वो आपने कैसे क्या करना है, कौन कौन सी पॉइंट्स को फॉलो करना है। प्लेस द एक्सट्रीमिटीज़ इन अ डिपेंडेंट पोजिशन लोअर देन क्लाइंट्स हार्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीछे कि आपने ना पेशेंट को अगर बिठाना है, ठीक है, तो बाजू जो है ना उसके हार्ट के लेवल से नीचे हो, ऊपर नहीं रखना, ग्रेविटी इशू होगा और फिर आपकी वेन्स डायलेट नहीं होंगी, जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कैनुला नहीं लग सकेगा या प्रॉब्लम मुश्किल से लगेगा। अप्लाई अ टॉर्निकेट firmly 15 to 2 centimeter above the venipuncture site, must be tight enough to occlude venous flow, use vein dilation techniques। आपने टॉर्निकेट को ना साइड से 2 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर आपने उबा बांधना है, और इतना मतलब इतना टाइट होना चाहिए कि वेन से आने वाला ब्लड है वो एक्यूल्ड हो सके, ना कि जो आपने आर्टरीज अक्लूड ना हो, वेन से आने वाला ब्लड वेन अक्लूड हो सके, आर्टरीज अक्लूड ना हो। पुट ऑन क्लीन ग्लव्स एंड क्लीन द वेनिपक्चर साइट। आपने अपने ग्लव्स पहनने हैं और वहाँ की जो साइट है जहाँ पे कैनुला लगाने के लिए आपने जगह डिसाइड की है, जो वेन देखी है, वो जगह साफ़ करनी है, जैसे मैंने ये तरीका बताया उस तरीके से। यूज़ द नॉन डोमिनेंट हैंड टू पुल द स्किन टॉट बिलो द एंट्री साइड। एक हाथ से तो आपने पेशेंट का बाजू पकड़ा है, तो एक हाथ कैनुला पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से आपने वो जगह को ना पुल करना है, ठीक है। होल्ड द over the needle catheter cannula at 15 to 30 degree angle with bevel up. Insert the catheter through the skin and into the vein. Sudden lack of resistance is felt as the needle enters the vein। आपने जैसे ही अपने हाथ में कैनुला पकड़ा तो वो 15 टू ये है ना 15 to 30 डिग्री कि उस पर रखना है, और जैसे ही आपने इंसर्ट करना है आपको ना थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे, स्किन के अंदर इंसर्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि सडन लैक ऑफ रेजिस्टेंस, कि हल्का से तो पुश करना पड़ता है। जैसे ही वो वेन के अंदर चला जाएगा तो वो जो आप पुश कर रहे थे, आपका अपनी लग रही थी, जोर लग रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि वेन प्रिक हो चुकी है, कैनुला अंदर चला गया है। और एडवांस द नीडल कैथेटर अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। Once you feel lack of resistance, lower the angle of the catheter until it almost parallel with the skin and advance the catheter needle 1 centimeter। जैसे ही आपने प्रिक किया, पहले आपने क्या लगता 15 to 30 डिग्री पे रखा था, जैसे ही वो रेजिस्टेंस ख़त्म हुई आपने स्किन के पैरेलल ले आए और ठीक है, और आराम से अंदर आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैनुला वेन के अंदर चला गया है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर तक आपने अंदर लेके जाना है। होल्डिंग द नीडल पोर्शन स्टेडी, एडवांस द कैथेटर अंटिल द हब इज एट द वेनिपंक्चर साइट। इंश्योर दैट नॉट ओनली द मेटल नीडल बट कैथेटर इज आल्सो इन द वेन। आपको पता है कि जैसे हम कैनुला लगाते हैं उसमें पहले तो नीडल अंदर होती है तो ही वो वेन पंक्चर हो सकती है, अदरवाइज नीडल ना हो तो वेन पंक्चर नहीं होती। आपने फिर जैसे ही वो रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई, आपने वो नीडल का हब जो होता है, ये कैनुला है, तो ये पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है ना पिंक का, ये जो पॉइंट है, दिस इज़ हब। ये मैं आपको कैनुला खोल के भी बाद में दिखाऊंगी। ये हब होती है कि इससे आगे जो नीडल है वहाँ तक तो आपने अंदर लेके जाना है। जैसे इस हब तक, वो इस पॉइंट तक ना, ये पॉइंट था, लेट्स सपोज ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट तक ना ये नीडल हमारी स्किन के अंदर चलेगी और ये वो कैनुले का हब होती है। इस हब को इस पॉइंट तक लेके आना है। जैसे ये मिल गया, इसका मतलब है कि आपका कैनुला पूरा अंदर चला गया। रिलीज़ द टॉर्निकेट। आपने जैसे ही वो होगा आपने टॉर्निकेट रिलीज़ कर देना है। एक हाथ का अपने राइट हैंड से आपने कैनुला लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड से ना आपने टॉर्निकेट रिलीज़ कर देना है। अप्लाई प्रेशर ऑन अ वेन प्रॉक्सिमेट टू द कैथेटर टू एलिमिनेट और रिड्यूस ब्लड ओजिंग ऑफ द कैथेटर। स्टेबलाइज द हब विद थंब एंड इंडेक्स फिंगर और डोमिनेट। वो आपकी प्रैक्टिस में होगा, आपको पता भी होगा कि जैसे फिर हमने कैनुला वो नीडल निकालनी है, नीडल निकाल के टॉर्निकेट रिलीज़ किया, उसके बाद थंब से आपने ना उस वेन को, जो वेन आपने जिस वेन में कैनुला लगाया है, उस वेन को आप थंब से प्रेस करेंगे ताकि वहाँ से आने वाला ब्लड कैनुला के ज़रिए वापस ना आए। वहाँ से प्रेस करने के बाद प्रेस करके रखना है, ठीक है। रिमूव द protective cap from the distal end of the tubing, hold it ready to attach to the catheter।
कुछ कैप और जो स्टॉपर्स हैं वो अलग होते हैं, लेकिन कुछ कैनुलास ऐसे होते हैं, कुछ कंपनी के कैनुलास ऐसे होते हैं कि ये कैप और कैथेटर यहाँ से ना, ये जो वो है क्या उसको कहेंगे, इसकी जो नीडल है इसके बैक पे लगा होता है, वो आराम से आपने निकाल के नीडल साइड पे रख के उसके बाद भी जो कैनुला ऑलरेडी आपने इन्फ्यूजन प्रिपेयर की हुई है, ड्रिप वगैरह लगानी है वो प्रिपेयर की हुई है, इनिशिएट द इन्फ्यूजन, वो जो ट्यूबिंग है ना, सॉरी ये पॉइंट रह गया, रिमूव द प्रोटेक्टिव कैप फ्रॉम द डिजिटल एंड ऑफ द ट्यूबिंग, होल्ड इट रेडी टू अटैच टू द, हमने जैसे ही वो साइड पे करके उस ट्यूबिंग को हमने कैनुला के साथ लगा दिया ताकि ना कोई एयर ना आए, और हमें इन्फ्यूजन जो भी आपने रेडी रखी हुई है, नीडल हमने निकाल देनी है, प्लास्टिक कैनुला प्लास्टिक का सिर्फ वेन के अंदर है, नीडल हम निकाल के उस ट्यूबिंग को हमने कैनुला के साथ फिक्स कर दिया, ठीक है, ताकि फ़ौरन से हम इन्फ्यूजन जो है, जो भी पेशेंट को मेडिकेशन देनी है, जो इन्फ्यूजन ड्रिप देनी है वो स्टार्ट कर सके। इनिशिएट द इन्फ्यूजन जो भी ड्रिप है वो स्टार्ट कर दे, ड्रिप को ही हम इन्फ्यूजन बोलते हैं, जाके जो भी कोई मेडिकेशन है वो टाइमली हम स्टार्ट कर सकें। टैप द कैथेटर बाय द यू मेथड, टेप द कैथेटर मेथड, टेप द कैथेटर बाय द यू मेथड यूजिंग 3 इंचज़ लॉन्ग 3 स्ट्रिप्स ऑफ टेप। अगर आप तो जैसे ये स्टिकिंग यूज़ कर रहे हैं, लाइक ये वाली स्टिकिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसकी हमें 3 स्ट्रिप्स निकाल लेनी है, और यू मेथड यूज़ करते हुए हमने उसको टैप करना है ताकि फ़ौरन से हम उसको कैनुला को फिक्स कर सकें, हिले नहीं, मूव नहीं हो और पेशेंट को पेन ना करे। और अगर ये नहीं तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी सिर्फ एक ही ऑलरेडी स्टिकिंग बनी हुई होती है जो कि हम ऑलरेडी इसकी ड्रेसिंग बोलते हैं, कैनुला ड्रेसिंग बोलते हैं या कैनुला फिक्सेशन बोलते हैं। ये सिंपल से ये लगा सकते हैं जिससे कैनुला आपका फिक्स हो जाएगा और आपको डर नहीं होगा कि कैनुला रिमूव हो सकता है या वेन से बाहर निकल सकता है। ड्रेस एंड लेबल द मैन्युफैक्चर साइट एंड ट्यूबिंग, आपने जो ड्रिप लगाई हुई है उस ड्रिप के ऊपर भी आपने स्टार्ट हो टाइम लगना है। ये आपकी ड्रिप है, लाइक ये अगर आपकी ड्रिप है, ड्रिप पे भी आपने आपका टाइम हो, डेट हो कि आपने किस टाइम पे लगाई है, क्या डेट थी और कब इनिशिएट किया है। और अगर आप जो कैनुला लगा है, कैनुला आपने जो लगाया है उसको ड्रेस करने के बाद उसको भी लेबल आपने करना है कि कैनुला कौन से गेज का लगा है और कितने बजे आपने लगाया है, किस दिन लगाया है, ताकि आपको फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप उसको चेंज कर सकें। डॉक्यूमेंट द रेलिवेंट डेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी डेट हो, टाइम होगा वो आपने उस पर लिखना है। जो ड्रिप लगाई है उसके ऊपर भी लिखना है, जब कैनुला लगाया कैनुला की ड्रेसिंग के ऊपर भी आपने मार्क करना है। कैथेटर स्टेबलाइजेशन एंड ड्रेसिंग मैनेजमेंट के दोबारा एक दफ़ा फिर देख लें कि जो ड्रिप लगाई है उसका कैथेटर बहुत ज़्यादा मूव तो नहीं हो रहा, वो उसके साथ फिक्स कर दे स्टिकिंग लगा के ड्रिप सेट के साथ और उसके कैनुले के साथ। इक्विपमेंट डिस्पोजल, पेशेंट एजुकेशन ऑन कैनुला केयर, रेट कैलकुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन। जो आपने शार्प्स वगैरह यूज़ की हुई हैं, जो कैनुला के नीडल आपने निकाली थी वो आपने डिस्पोज करनी है, शार्प्स को जितना प्रॉपर जिस तरीके से कट आउट करते हैं नीडल कटर से, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, वो कट आउट करनी है। आपने पेशेंट को बताना है कि वो उसने कैसे अपने कैनुले की केयर करनी है, उसको ध्यान रखना है। पेशेंट के ने बताना है कि हाथ पे प्रेशर नहीं डालना और बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आपने जिस देखना है जब ड्रिप स्टार्ट किया है उसका रेट में, उसके रेट हमने देखना है कि किस रेट पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, कितने ड्रॉप्स पर मिनट पे आपने स्टार्ट करनी है जो कि फिजिशियन ने आपको ऑर्डर किया है वैसे। और उसके बाद फिर जो भी ड्रिप लगाई है, जो इन्फ्यूजन लगाई है, उसको जाके पेशेंट की फ़ाइल में या जो उसके मेडिसिन पेपर है, मेडिकल पेपर्स हैं, उस पर डॉक्यूमेंट करें। आई होप मेरे सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो। आई होप कि मेरी सारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।